हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू रॉ क्लासेस। मेरा नाम है रूपेंद्र शेखावत एंड आई एम बैक विद अ पैक्ड एपिसोड लाइन अप विद सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ हेडलाइंस एंड एडिटोरियल्स। तो दोस्तों, आपको जैसा पता है हमारी ये सीरीज़, इसके अंदर हम करंट अफेयर के साथ साथ हमारी पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देते हैं। डियर फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो जब देखते हैं तो पूरा इंसाइटफुल लीजिएगा इस चीज़ को देख के। कहने का मतलब ये है कि जब आप वीडियो देखना शुरू करते हैं तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें, बिकॉज कई कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मैं बीच में जब बताता हूँ तो आप स्किप कर जाते हैं, या फिर जब डायरेक्टली आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ों को ये आप बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देखिए, लाइक करना ना करना ये पर्सनल चॉइस हो सकती है, आपको पसंद आने पे हो सकता है, बट कहीं ना कहीं जब आप पूरा देखेंगे तो यू विल फाइंड थिंग्स वेरी हेल्पफुल इन योर जर्नी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारी किस क्लास के अंदर, और हम देखेंगे हमारा आज का जो थॉट है वो जो मैंने लिया है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स है कि वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर बट वी सी देम एज वी आर। देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा कई बार कि जो नज़रिया होता है लोगों का वो काफ़ी डिफरेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि वैरी करता है। अगर आपका नज़रिया कुछ और है तो ज़रूर नहीं कि अगले जो आपके सामने है उसका भी नज़रिया सेम होगा। इसको लेकर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लीजिए कि अगर आप कड़ी धूप के अंदर कहीं से आ रहे हैं और बहुत गर्मी का मौसम, मान लीजिए आप जब सड़क से गुजर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको किसी ने देखा, किसी बिल्डिंग की बालकनी में से आपको किसी ने देखा, वो आपको बोलता है कि आप परेशान लग रहे हैं, थोड़े काफ़ी पसीने में, आप वेट करिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा उस टाइम कि यार कोई केयर कर रहा है। एंड आप जब तक जो पेड़ की छाँव वहाँ बैठे होते हैं, और टाइम होता है 5 मिनट 10 मिनट हो जाती है और वो आदमी नहीं आता है, तो आप सोचते हैं कि यार क्या मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कहीं कहीं वो आएगा नहीं। 15 मिनट हो जाती है, वो तभी भी नहीं आता है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आपको लगता है कि शायद ये मेरे साथ मजाक कर रहा था ना, यू फील बैड अबाउट इट। आपको लगता है कि वो मदद के लिए हाँ बोला लेकिन आए नहीं अभी तक। फिर आप थोड़ा और वेट करते शायद अब आए, लेकिन 20 मिनट होने के बाद भी जब वो इंसान नहीं आता है तो यू फील फ्रस्ट्रेटेड एंड यू वांट टू गो आउट। आप वहाँ से निकल जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप निकलते हैं वैसे ही निकलते हैं तो जैसे ही आप निकलते हैं तो वैसे ही जब वो इंसान जिसको आपने रुकने के लिए कहा था वो आपके लिए शरबत बना के लाता है, तो आपका नज़रिया कैसा होगा इसके प्रति? पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो हम देखते हैं कि जैसे चीज़ों को लेकर हम देखते हैं कि पहले जो चीज़ें थी वैसी वो नहीं है। आपको लग रहा था कि शायद वो मेरे साथ मजाक कर रहा है या वो मुझे बेवकूफ़ बना गया, लेकिन ऐसा नहीं है। दे केयर मोर अबाउट यू। इंसान था, उसने आपके प्रति थोड़ा और, जहाँ पहले वो पानी लेके आना था अब वो आपके लिए नींबू पानी या शरबत लेके आया है। तो हम जैसी चीज़ें होती है वैसी असल में हमको दिखती नहीं है। वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली। जैसी चीज़ें होती है वैसी होता नहीं, बट अब हमारा जो परसेप्शन होता है उनके प्रति वो काफ़ी कुछ डिफरेंट होता है। हम जैसे होते हैं हम उनके प्रति वैसा देखते हैं। आपके मन में थॉट था कि शायद कुछ नेगेटिव होगा या फिर नहीं आएगा, तो आपने उस चीज़ को वैसा ही देखा, लेकिन चीज़ें वैसे नहीं थी। चीज़ जो है थी वहाँ पे जो सिचुएशन थी वो काफ़ी डिफरेंट हो गई थी। सो वेल दोस्तों, ये था आज का मेरा थॉट आपके प्रति। मैं कहूँगा कि आप इस थोड़ा विचार विमर्श कीजिएगा एंड थिंक अबाउट इट, सो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट एंड यू विल ऐड समथिंग इन योर पर्सनैलिटी। दोस्तों, ये थॉट था, और आगे चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, जो मैं आपसे रेगुलरली पूछता रहता हूँ। करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल होता है, आपको पता ही होगा। ये जो सवाल मैंने पूछा है कहीं ना कहीं इस पूरे जो हमारा एपिसोड है इसमें कहीं ना कहीं इसको लेकर कोई न्यूज़ ज़रूर होगी, तभी मैंने आपसे ये सवाल करा है। तो वेल एंड गुड, अगर आपको इसका आंसर आया था तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चीज़ को लेकर कि आप थोड़ा इस बारे में रिसर्च करें एंड देन अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में स्टिक करें। इससे होगा क्या कि आपको जो ये आंसर है, जब आप इस बारे में सर्च करेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे, तो आपको आंसर तो साथ पता चलेगा, लेकिन जब आप इसका आंसर को पुट करेंगे कमेंट सेक्शन में तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ लॉन्गर ड्यूरेशन तक याद रहेगी। सो आई होप दिस विल हेल्प यू। एंड आगे बढ़ते हैं हमारे एडिटोरियल सेक्शन की ओर, जहाँ हम देखेंगे कुछ एनालिसिस और एडिटोरियल्स। दोस्तों, आज है 17 सितंबर 2023, दैट इज़ मंडे। सो लेट्स डाइव इनटू आवर फर्स्ट एडिटोरियल, जो कि है क्राफ्टिंग अ न्यू चैप्टर इन पार्लियामेंट्री कंडक्ट। दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ये लिखा है
हमारे लोकसभा मेंबर जो हैं, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उन्होंने ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल लिखा है। तो वी विल सी कि ये जो न्यू चैप्टर है पार्लियामेंट्री कंडक्ट के अंदर, जो पार्लियामेंट का कंडक्शन होता है उस चीज़ में कैसे बदलाव कर सकते हैं, या जो राइटर का जो नज़रिया है उस चीज़ को लेकर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों याद आया शशि थरूर जो हमारा लोकसभा मेंबर हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। आपको जैसे पता है काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, हमें काफ़ी इंसाइटफुल मिलेगा इस एडिटोरियल से। डिस्ट्रप्शन इन इंडियन पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफन चूज टू डिस्टर्ब प्रोसीडिंग्स। देखिए दोस्तों, हमारी ये जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये है हमारी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग। तो ऑथर का इसका कहना है कि हम जब नई पार्लियामेंट की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर हमने जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया है, तो हमको ज़रूरत है कहीं ना कहीं हमारी जो पार्लियामेंट कंडक्ट है, या फिर मैं कहूँ पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसके अंदर चेंज करने की हमें बहुत ज़रूरत है। और ऑथर ने लिखा है कि जहाँ पहले जो मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, वो काफ़ी डिस्टर्ब, जब कोई भी बिल पेश किया जाता है किसी भी लोकसभा में या राज्यसभा में, तो डिस्कशन करने से पहले आप लोगों ने सुना होगा कई बार जो बहस हो जाती है वो काफ़ी तीखी होती है। हम ये जो मेंबर्स होते हैं ये कई बार एक दूसरे को सुनते नहीं है, एंड दे गॉन ऑन शाउटिंग ऑन ईच अदर, बस चिल्लाते रहते हैं, कोई मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं होता है। तो इस चीज़ को लेकर राइटर ने कहा है कि कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स जो है वो करनी ज़रूरी है। मतलब ऐसा फालतू ही चिल्लाने से मतलब नहीं होगा, बट हमें कहीं ना कहीं कुछ मीनिंगफुल डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देते हुए राइटर ने कहा है कि ब्रिटेन का जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है उस पर हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड है। तो पहले के जो नेता थे वो कहीं ना कहीं इसमें प्राइड लेते थे कि हम जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमें ये सिस्टम दिया है। एंड इसका कंटेक्स्ट ये भी है कि एक जब एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, जब वो इंडिया की उनकी जब विजिट हुई थी, तो उन्होंने किसी नेता को कहा था कि आपका जो मॉडल है वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल पे बेस्ड है। एंड जो नेता थे उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को लेकर प्राउड फील किया कि हाँ, हमारा जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन से संबंध रखता है। तो इस चीज़ को लेकर कंटेक्स्ट भी दिया है कि लेकिन जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम धीरे धीरे जो विदेशी मॉडल है उसको हटाते जा रहे हैं और नए मॉडल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि हमने हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उसको हटा के मतलब नई जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्ट की है, बिकॉज इट शोज़ आवर इन स्ट्रेंथ। आपने काफ़ी कुछ फैक्ट सुने होंगे इस बारे में कि अशोक स्तंभ जो है बिल्डिंग के ऊपर पुट करना, लोकसभा राज्यसभा की थीम्स बदल देना। तो ऐसे कुछ काफ़ी स्टेप्स लिए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने कि वो पुराना मॉडल था उस चीज़ को चेंज करें। धीरे धीरे हमारा जो कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत की ओर जो है हर चीज़ भारतीय होनी चाहिए। हमारा संविधान से लेकर हमारा पार्लियामेंट से लेकर हर चीज़, जैसा कि आपने कल हमने डिस्कस भी किया था कि हमारा जो नाम है कंट्री का वो भारत से इंडिया से हम भारत कर रहे हैं। इसी धीरे धीरे चीज़ों को इंडिजिनस बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी कंटेक्स्ट के अंदर हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो भी बदली गई थी। चेंज ओवर टाइम्स India's parliamentary practices has often evolved, taking British practice has diminished and India's natural biosophists has taken precedence। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी कि हम पुरानी चीज़ें जो हैं वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। वी आर ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग इंडिजीनियस। हम अपनी ही चीज़ों को लागू करना चाहते हैं, ना कि विदेशी जो चीज़ें हमारे ऑलरेडी सिस्टम में उनको उठा के और मोर जो इंडिजिनस सिस्टम है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। इम्प्यूनिटी एंड इरोजन ऑफ स्टैंडर्ड्स, लॉ मेकर्स ने कहा है कि वो बिहेव है या डिस्ट्रप्शन है मैनर के अंदर, उस चीज़ को कंसिडर किया जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब अपनी चीज़ों को रखने की कोशिश करता है तो उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है, खास करके जब वो एक अपोजिट पार्टी से हो। तो लेखक का जो कहना है वो यही है कि हमें जो स्टैंडर्ड्स है, यानी कि जो एक स्टैंडर्ड्स होते हैं ना किसी भी पार्लियामेंट के, कि हर एक को एक समान अधिकार हो बोलने का, उस चीज़ को लेकर ध्यान देने की ज़रूरत है जब बात होती है कि देखिए, क्योंकि शशि थरूर एक अपोजिशन पार्टी के नेता हैं, तो शायद इसीलिए भी हो सकता है कि उन्होंने कहा है, कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी आवाज़ जो है वो सही ढंग से वो पुट नहीं कर पाते पार्लियामेंट का, तो उन सब चीज़ों को रॉबस्ट करने की ज़रूरत बताई है। राइटर ने साथ ही कहा है कि इम्पैक्ट ऑन पब्लिक परसेप्शन, द डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर हैड इरोडेड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट इन द आइज ऑफ पब्लिक। देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ है ना कि किसी भी
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो उनकी आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अपोजिशन के हों चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जो नेता हैं उनको पब्लिक ने चुन के भेजा है। तो अगर हम किसी अपोजिशन नेता को पूरा चांस नहीं देते हैं अपनी बात पुट करने का, तो वो कहीं ना कहीं एक उस चीज़ को लेकर भी सवाल उठाता है कि जो पब्लिक है उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा है, या जो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है पार्लियामेंट के प्रति वो कहीं ना कहीं पब्लिक की आंखों के अंदर गिरती जा रही है कि हमने जिस नेता को चुना था उनकी बात को सुना तो नहीं जा रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों का। ये भी चीज़ों को अफेक्ट करती है। तो ओवरऑल चीज़ें यह है कि जो हर नेता है उनको कहीं ना कहीं मौका देना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा और सुलझे ढंग से काम कराना पड़ेगा। चीज़ें हैं, कहते हैं ना कि हम इंडिजिनस तो बन रहे हैं, लेकिन हमारी जो क्रेडिबिलिटी क्या वो अफेक्ट हो रही है इस चीज़ के अंदर, क्या रूलिंग पार्टियों का ज़्यादा ही दबदबा नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। तो उन सब चीज़ों को लेकर कंप्लेंट्स मैं कहूँ या फिर जो अपने विचार रखे हैं ऑथर ने वो हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रपोज रिफॉर्म्स की ज़रूरत बताई गई है लेखक द्वारा, वो ये दो चीज़ों के ऊपर काफ़ी खासा जोर दिया है मिस्टर शशि थरूर ने। उन्होंने कहा है कि जो अपोजिशन डे एक जो होता है यूके की पार्लियामेंट में, उसको हमें पुट इन करना पड़ेगा हमारी पार्लियामेंट में। साथ ही प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम जो है, इन दो चीज़ों को कहीं ना कहीं पुट करने की ज़रूरत है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, क्योंकि हम जब इस चीज़ में प्राइड ले सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल बेस है, हमें इस चीज़ में प्राइड लेना चाहिए कि हमें ये दो चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं ऐड करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें जो है सही मायने में आगे बढ़ती जाएगी। लेखक का कहना है कि जो अपोजिशन डे होता है उसमें एक हफ्ते में एक दिन जो होता है वो एजेंडा सेट करने के लिए दिया जाता है अपोजिशन पार्टी को, तो वो अपने विचार जो है सही ढंग से एक जगह एकत्रित करके एंड देन अपनी जो बात है वो पार्लियामेंट के सामने रख सकें। तो जो भी सरकार की नीतियाँ हैं या जो लॉ मेकिंग है या कोई भी कंप्लेंट है किसी भी चीज़ को लेकर अपोजिशन पार्टी को, तो उस चीज़ को लेकर वो डिस्कस कर सकते हैं। एक टाइम या एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसे हम कहेंगे अपोजिशन डे, जहाँ पे वो सभी अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो बैठेंगे साथ में एंड दे विल डिस्कस अबाउट थिंग्स विच आर नॉट वर्किंग वेल इन द कंट्री। उन्हें जो भी लगता है कि ये चीज़ सही नहीं चल रही तो उसके ऊपर वो डिस्कस कर सकते हैं। दे विल मेक लिस्ट ऑफ थिंग्स विच दे वांट टू आस्क इन द पार्लियामेंट, चीज़ों को लेकर वो सरकार के सामने रख सकते हैं। फिर जो दूसरी चीज़ बताई गई है कि हमें जो दूसरी चीज़ यूके का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ से लेनी चाहिए वो है कि प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन। Adopting the UK's PMQ where MPs have the opportunity to ask question to the Prime Minister। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है इसमें ये बताया गया कि जो ब्रिटेन का जो सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है कि उसमें एक सभी MP जो है अपोजिशन लीडर के वो सवाल जवाब करते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ में। जो भी यूके का प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ में डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स को, जो अपोजिशन लीडर है उनसे सवाल जवाब करेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि क्यों चीज़ें वेल मैनर में नहीं जा रही है, या ये सब चीज़ें जो भी इनको डिस्कस करना है, जो उन्होंने अपोजिशन डे में बैठ के जो उन्होंने क्वेश्चंस रेडी किए थे वो सब पूछने के लिए भी उनको एक प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम होना चाहिए, जहाँ पे वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से ही क्वेश्चन करेंगे। और क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट भी हैं, हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो उनको सवाल जवाब उनसे सवाल करके चीज़ों को अच्छे ढंग से जनता के सामने रख सकेंगे। तो इसलिए ये दो मॉडल जो हैं वो सुझाए हैं हमारे ऑथर ने। जो पहला है वो अपोजिशन डे है और दूसरा जो है वो प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम। इन दोनों चीज़ों को हमें लेने की ज़रूरत है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल से, और हमें इन्हें इनेक्ट करने की ज़रूरत है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। तो रोल जो स्पीकर का रोल है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कई बार जो स्पीकर होते हैं वो अपोजिशन लीडर्स जो होते हैं उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसा लिखा गया है इस आर्टिकल में मिस्टर शशि थरूर द्वारा। एंड उन्होंने कहा है कि जो स्पीकर है वो कई बार अलाउ नहीं करते हैं, जो भी बिल्स का अमेंडमेंट हो गया या किसी लॉ का इन्फोर्समेंट हो गया, तो उस चीज़ों के अंदर जब किसी अपोजिशन नेता की जो आवाज़ होती है उनको दबाने की कोशिश की जाती है स्पीकर को। Changes in the speaker's approach, such as not rejecting every adjournment motion, allowing discussion on amendments to bill, and recording dissent through division। देखिए दोस्तों, जब कोई भी तकरार या मैं कहूँ डिवीज़न हो जाता है दोनों पार्टियों के अंदर या गवर्नमेंट या अपोजिशन के अंदर, तो उनको उसको सुलझाने का काम होता है लोकसभा स्पीकर का। लोकसभा जो स्पीकर है उनका काम ये भी है कि वो प्रॉपर जो है जो डेकोरम है उसको बना के रखें उस सभा के।
सौभाग्य। तो इस चीज़ को लेकर ऑथर ने कहा है कि उन्हें जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा और आसान कर बनाना पड़ेगा अपोजिशन पार्टी के लिए। सेविंग पार्लियामेंट्स एंड डेमोक्रेसी। देखिए दोस्तों, ये जो दोनों तरीके सुझाए हैं, इफ द गवर्नमेंट एंड द ओपोजिशन केम टुगेदर ऑन द बेसिस रिफॉर्म, इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैन बी सेव्ड फ्रॉम फर्दर इरोजन। लेखक का कहना यह है दोस्तों कि जब हम चीज़ों को थोड़ा और आसान बनाएंगे अपोजिशन पार्टी के लिए, तभी चीज़ें जो है वो सही ढंग से काम करेगी हमारे देश के अंदर। क्योंकि जो लेखक के जो कुछ कंप्लेंट्स हैं वो इसी चीज़ को लेकर हैं कि अपोजिशन लीडर्स हैं उनको प्रॉपर मौका दिया नहीं जा रहा है हमारी इस पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसके अंदर। उनका कहना ये भी है कि क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री जो मॉडल है वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल पे अपनाया गया है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल और कुछ नहीं है दोस्तों, बल्कि यूके की जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसी को हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल बोलते हैं। तो क्योंकि हमने उस मॉडल को अपना रखा है तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है कि वहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं हम उनको भी अपनाएं। तो उन अच्छी चीज़ों में 2 पॉइंट्स दिए थे लेखक ने। फर्स्ट था कि हम पुट ऑन करेंगे एक अपोजिशन डे जहाँ पे सारे ओपोजिशन लीडर्स हैं वो बैठ के कुछ एजेंडा या फिर जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार करेंगे। दूसरा था पीएम क्वेश्चन टाइम, जिसके अंदर वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से जो क्वेश्चन पुट करेंगे एंड दे विल सीक आंसर फ्रॉम ओनली द प्राइम मिनिस्टर। तो उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 चीज़ें और ये सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है हमने दोस्तों इस आर्टिकल में। एंड कहीं ना कहीं ये सही भी है। हम जब अपोजिशन के लीडर्स को भी जनता नहीं चुना है तो उनकी आवाज़ सुनना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस आर्टिकल दोस्तों। हमने डिस्कस किया है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल था। हमारे देश, हमारा जो पार्लियामेंट है उस चीज़ को लेकर काफ़ी हमें इंसाइट देगा कि क्यों जो हम अपना रहे हैं, जो हम देख रहे हैं ना कि हमें पार्लियामेंट्री मॉडल हमने इंग्लैंड का अपना रखा है, तो उसमें और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमें और ज़्यादा रोबस्ट चीज़ों को बनाना ज़रूरी है एंड फर्दर मोर चीज़ें जो बताई गई थी दोस्तों। आई होप कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा, ये आर्टिकल समझ में आया होगा और आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा अपना इंसाइटफुल शेयर करेंगे कमेंट्स में। तो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हम रोज़ ही नए नए आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। जैसे हमने आज के पार्लियामेंट के बारे में या हम रिसेंट डेज में जो डिस्कस किया है हमने, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे किसी हेल्थ केयर को लेकर हो, या जो भी हमने मतलब डिस्कस किया है, उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और मैं यहाँ पे आपके साथ में चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ। जो हमने पढ़ा है उन चीज़ों से रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप रिलेट कर लेते हैं यू विल गेट द मोर अबाउट इट। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया इज़ एट द वाइटल मोमेंट इन इट्स हेल्थ केयर जर्नी। देखा दोस्तों, हमारा जो दूसरा ये आर्टिकल है ये हेल्थ से रिलेटेड है। तो पहला था हमारा गवर्नमेंट को लेकर एंड दूसरा है हमारा हेल्थ को लेकर। तो ये ज़रूरी नहीं कि दोस्तों कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तभी आपको चीज़ें जानना ज़रूरी है। आप स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको अवेयर करता है डिफरेंट फील्ड से। और मेरा जो यहाँ पे हमें यही है कि मैं आपको डिफरेंट फील्ड से अवेयर करा सकूँ, सो यू विल नो मोर थिंग्स अबाउट। एंड जब आप कोई भी डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में या डेली लाइफ में या कहीं भी, आप जब आप डिसीजन लेते हैं तो उसमें आपका जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं बहुत काम आता है। तो जब आपको हर फील्ड की एक नॉलेज होगी तो आप जब डिसीजन लेंगे तो यू विल टेक अ डिसीजन वेरी केयरफुली, क्योंकि आपको हर चीज़ का एक प्रो एंड कॉन जो है पता होगा। तो ये था कुछ मैंने आपको कुछ फ़ायदे बताए कि क्यों आपको इन्फॉर्म रहना चाहिए। इस चीज़ को लेकर मैंने आपको थोड़ी सेट दिया। लेट्स मूव एंड डाइव इनटू द नेक्स्ट आर्टिकल। कैसे इंडिया की जो हेल्थ केयर जर्नी है उसमें हमको रिफॉर्म की ज़रूरत है। इंडिया जो है ग्लोबल लीडरशिप है इसके अपना बात करें जब हेल्थ केयर सिस्टम की, तो इसके अंदर आपको पता है कि हमारे इंडिया को बोला जाता है कि वर्ल्ड फार्मेसी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दवाइयाँ हमारे यहाँ ही पर ही प्रोड्यूस होती है। तो इंडियाज़ लीडिंग एफर्ट्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। देखिए दोस्तों, रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा कि हमारे भारत जो है वो हर जगह एक लीडर की रोल पे सामने उभर रहा है। चाहे वो बात करें हम G20 प्रेसिडेंसी की, या हम बात करें मून के साउथ पोल पे हमारा चंद्रयान 3 इस्टेब्लिश करने की। कहीं ना कहीं इंडिया जो है पिछले कुछ सालों में एक एज लीडर इस वर्ल्ड के सामने आया है। तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो या क्लाइमेट चेंज, हर जगह हमने देखा। हमने परसों के डिस्कशन था उसमें बात किया कि कैसे
ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के अंदर इंडिया का जो लीडरशिप है वो काफ़ी मददगार रहेगा इस दुनिया के अंदर हम जब बायोफ्यूल्स की बात करेंगे। हर फील्ड में इंडिया का ग्लोबल लीडरशिप जो है बढ़ती जा रही है। इमर्जिंग इंडिया न्यू कैरेक्टराइजिंग बाय एमिशन युद्ध ड्रिवन एनर्जी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारी जो एवरेज एज है भारत की वो 35 ईयर्स की है, विच इज़ द यंगेस्ट अमंग ऑल। इसीलिए हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, हम लोग रिच हेरिटेज है हमारे पास, एंड यूथ डायनेमिक जो है, डायनेमिक लोग जो है उनका काफ़ी बड़ा रोल है हमारी इंडिया की लीडरशिप के अंदर। क्योंकि हर जगह चाहे वो स्पेस रिसर्च हो, चाहे बायोफील्ड हो या कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, हर जगह एक जो यंग माइंड है उनका डायनेमिक तो होता ही है। इमर्जिंग इंडिया इसीलिए भी है क्योंकि हमारी जो एवरेज जो एज है हमारे देश की 35 ईयर्स, विच इज़ वेरी यंग। इसलिए हमको एक प्लस पॉइंट भी है जहाँ हम हर जगह ग्लोबल लीडर उभर रहे हैं। NCD क्राइसिस जो है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, उनको लेकर एक आंकड़ा सामने आया है कि हमें लगभग $4 ट्रिलियन का नुकसान होता है बाय 2030 हो जाएगा अगर हम ध्यान नहीं देंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे। दोस्तों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती है जो हेरिडिटरी होती है। हम कहते हैं ना किसी को हाई ब्लड प्रेशर की, या हम जब कहते हैं कि डायबिटीज़ होती है, ये सब चीज़ें जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर आती है। तो हम जहाँ एक तरफ एज अ ग्लोबल लीडर बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है तो रॉबस्ट है ही, लेकिन ये जो चीज़ें होती है ना कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो इनको चेक करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि ये अगर अनचेक्ड रहेगी तो लगभग जैसा आंकड़ा बता रहा है कि $4 ट्रिलियन नुकसान होगा बाय 2030 इंडिया को। तो ये कहीं ना कहीं एक वेस्ट जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड वो उसको पोटेंशियली इफेक्ट करेगा। तो इसका बर्डन काफ़ी है हमारे देश के ऊपर, क्योंकि यंग लोग हैं तो यंग बीमारियां जो होती है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो उनको लेकर काफ़ी चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। उस चीज़ को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरी है। चाहे वो मोटापा हो दोस्तों, हम कहते हैं ना ओबीस लोग ओबीस हैं, या फिर हम कहें शुगर है या ब्लड प्रेशर, तो आजकल काफ़ी आपने देखा हो काफ़ी कॉमन हो गया है। हार्ट अटैक्स जो हैं एट द वेरी अर्ली एज, ये काफ़ी कॉमन हो गए हैं। इन सब चीज़ों को लेकर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉल टू एक्शन, जैसा कि बताया गया, प्रोमोटिंग हेल्थ लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड कम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेक्स बियॉन्ड सिंपल ब्लड टेस्ट। दोस्तों कॉल टू एक्शन यही है कि हम जो हमारी सेल्फ हेल्प, हम जो कहते हैं ना कि सेल्फ हेल्थ जो होती है हमारी, उस चीज़ पे हमको फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों आज के जो यंगस्टर्स हैं उनका हम देखा कैसी लाइफस्टाइल कैसी है। आप सभी जो अभी यंगस्टर्स हैं वो देखते होंगे कि हम अपने आसपास जो फास्ट फूड है उनका काफ़ी चलन है, चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी हो, जस्ट एट द क्लिक ऑफ बटन आप घर पे कोई भी चीज़ मंगा सकते हैं। तो वो एक ईज़ है कि आप खाने की चॉइसेस को काफ़ी नेगलेक्ट कर देते हैं कि आपको क्या खाना है। यू हैव द वेरी ऑप्शंस, कि आप बहुत सारे ऑप्शंस होने के बाद यू विल चूज़ कि आपको क्या खाना है। तो आप जब चूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़रूरी है कि आप अपनी चॉइसेस को जो है वो कंसिडर करें, क्योंकि जो फैट फूड्स होते हैं ना, फास्ट फूड्स हो गए या फैट फूड्स हो गए, जो ऑयल फूड्स हो गए, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा आपकी जो हेल्थ है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। एज यू नो, आपको सभी लोग कहते भी होंगे कि आपको तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। वो इसीलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो आपकी जो बॉडी है उसको अफेक्ट तो करता ही है, लेकिन साथ साथ जो देश की इकोनॉमी है, या मैं कहूँ जो देश का जो आगे जो भी हम लोग करेंगे, क्योंकि एज अ यूथ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व आवर कंट्री। जब हम स्वस्थ होंगे तभी हम सर्व कर पाएंगे। इसीलिए हम जो कहते हैं ना कि प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल, हम देखते हैं कि आजकल हर स्टेट्स में जो है स्टेट ओलंपिक्स होने लग गए हैं, या नेशनल लेवल पे नेशनल गेम्स हो गए, यूनिवर्सिटी गेम्स हो गए। तो इसलिए इन सबको एम्फसाइज किया जा रहा है कि जो यूथ है वो एक्टिव रहे, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाए। और जो डॉक्टर्स ने कहा है वो है सिंपल जो ब्लड टेस्ट होता है उसकी बजाय जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होते हैं ना, हेल्थ चेक्स, ओवरऑल बॉडी चेक जो होते हैं वो करने की ज़रूरत है। क्योंकि सिंपल जो ब्लड टेस्ट है उनसे हम जितनी भी ये बीमारियाँ इनका पता नहीं लगा सकते। तो जितनी ज़्यादा बीमारी का पता चल जाए उतना इट्स अ गुड, जितना जल्दी आपको पता चलेगा यू विल गेट द ट्रीटमेंट एज फास्ट। हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो है उनको रोबस्ट करने की ज़रूरत है, उनको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। हेल्थ केयर ओवर द ईयर्स इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मैटरनिटी रेट्स जो हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आया दोस्तों, इंक्रीज़ हुई है हेल्थ बाय नियरली 30%। जो कहते हैं ना कि जब एक मदर जो होती है, जब एक बच्चे को पैदा करती है तो उस टाइम पे मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी हाई थी पहले, क्योंकि पहले इस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था दोस्तों। पता है ना पहले कि
खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था। जब बच्चे पैदा होते थे तो उस टाइम पे जो घर की नानी दादी होती थी या कोई दाई माँ होती थी तो वही डिलीवरी करा देती थी। तो उस टाइम पे इतना कोई खास सिस्टम नहीं था, तो इस वजह से जो मौत थी बच्चे की या माँ की वो काफ़ी कॉमन हुआ करती थी। तो इस चीज़ में काफ़ी गिरावट आई है और हमने जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, बेग योर पार्डन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको बढ़ाया गया है नियर 30% से। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर सिस्टम है वो बड़ी है, हमने जो मोर्टेलिटी रेट है चाहे वो बच्चे की हो चाहे माँ की हो, उस मोर्टेलिटी रेट को हमने इंक्रीज़ किया है और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको 30% तक बढ़ाया है। तो ये काफ़ी मददगार साबित हो रही है टेक्नोलॉजीज़ आज के टाइम पे, जहाँ हम छोड़िए जो बेसिक जो है ना कि एक जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो एक बेसिक प्रोसीजर है, इसके अंदर भी अगर डेथ हो जा रही है तो ये कहीं ना कहीं उस टाइम पे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी था, लेकिन उस चीज़ को कम कर दिया गया बिल्कुल, और हेल्थ केयर सिस्टम को जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको बढ़ाई गई है। मेडिकल टूरिज्म MVT दोस्तों, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल जो होता है वो काफ़ी बड़ा है रिसेंट ईयर्स के अंदर। जैसे कि ऑन्कोलॉजी में, ऑर्थोपेडिक्स एंड रोबोटिक सर्जरी के अंदर प्रोटोन बीम थेरेपी टेक्नोलॉजी इज़ अ सिग्निफिकेंट जो होती है टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको लेकर इंडिया ने बहुत कुछ अचीव किया है हाल ही के ईयर्स के अंदर। आपने देखा होगा कई सारे जो बाहर के जो विदेशी जो होते हैं ना, फॉरेनर्स जो होते हैं, एक मेडिकल टूरिज्म भी होता है उसके अंदर। जैसे आपने अगर आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस बारे में पता है कि एक अमेरिका के शायद कोई पर्सन थे, तो उनका वेट लगभग 160-170 के अबव था, एंड वो इंडिया आए थे बिकॉज ऑफ उनको अपना जो हेल्थ केयर है उसको सही करना था, इसलिए वो इंडिया में आए थे। तो उसको हम कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। जब ज़्यादातर लोग इंडिया में सिर्फ इलाज कराने के लिए आए तो उसे हम कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। दोस्तों AI इन हेल्थ केयर सिस्टम, बेग योर पार्डन, AI इन हेल्थ केयर सिस्टम। हम जैसे कि बात करें AI की, आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि AI इंसानों की जगह लेने वाले हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है ये कि AI इंसानों की जगह ले लेंगे, बट AI की हेल्प लेना हर फील्ड में ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद द फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव टू इवॉल्व। तो इसीलिए हेल्थ केयर सिस्टम में AI की बहुत ज़रूरत है। AI कैन इम्प्रूव डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, प्रेडिक्ट डिजीज एंड आउटब्रेक, एनालिसिस हेल्थ केयर डेटा एंड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स जो होता है ना वो सब प्रोवाइड करेगा AI को जब हम हेल्थ केयर सिस्टम में इंडक्ट करेंगे दोस्तों, तो काफ़ी एक्यूरेट जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। जो डिजीज़ हमने देखा ना अभी कि कैसे कोरोना वायरस आउटब्रेक अचानक हो गया था, वी हैव टू गो फॉर अ लॉकडाउन, उन चीज़ों को आउटब्रेक करके एंड उन चीज़ों को प्रेडिक्ट करके पहले ही हमें सभी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। वी कैन मेक प्लान्स आउट ऑफ इट। हम प्लान बना सकते हैं कैसे ये चीज़ें बचा जाए। और जो पर्सनल ट्रीटमेंट होता है ना, हम देखते हैं कि आपने सुना भी होगा कई घर में कि मुझे तो इस डॉक्टर की दवाई लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उस डॉक्टर के प्रति जो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि उनके द्वारा जो दवाइयाँ सुझाई गई है वो आपके इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं सूट करती है। वैसे ही जो AI है वो आपको पर्सनल साइड ट्रीटमेंट दे सकता है। आपको कौन सी दवाई चाहिए, आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए एंड ऑल अदर थिंग्स लाइक दैट। ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स की बात करें दोस्तों, MVT is gaining strategic importance, offering employment opportunities and foreign exchange, earning public-private partnership are essential for its growth. जब हम बात करते हैं ना कि ग्रोथ पर्सपेक्टिव की MVT को लेकर कि क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि दोस्तों कि ये जो है ऑफर करेगा एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। जब जैसे जैसे AI ड्रिवन चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट की भी, फॉरेन एक्सचेंज तो बढ़ेगा ही, साथ साथ में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की ग्रोथ में। क्योंकि दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जब बात आती है ना, तो वहाँ पे पब्लिक पार्टनरशिप वो पे बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को लेकर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, मेडिकल फील्ड में ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। और जो चीज़ें हैं हम देखेंगे कि AI कैसे इंडिया के अंदर हर चीज़ को लेकर एक बूम बनता जा रहा है। द कंट्रीज AI एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड टू रीच $11.78 billion by 2025, potentially adding 1 trillion to the economy by 2035। देखिए दोस्तों, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, हमारी कंट्री के अंदर जो हम कहते हैं ना इलाज, वो काफ़ी सस्ता है। जब आप बाहर जाएंगे या इलाज कराने, या जैसे लेट्स से कि आप अमेरिका गए, तो आपका वहाँ पे इलाज जो होगा ना वो काफ़ी महंगा होता है। तो उस चीज़ को लेकर भी हमारे यहाँ पे जो मेडिकल टूरिज़्म है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इलाज जो है वो काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स।
एट द सेम टाइम सस्ता होने के साथ साथ वी आर ऑल्सो टेक्नोलॉजी ड्रिवन। एक्यूरेसी जो है इलाज की वो बहुत सही है, टेक्नोलॉजी एट द चेक है, सब कुछ एकदम परफेक्ट वे में जा रहा है। इसीलिए हमारा इंडिया जो है एकदम कहते हैं ना कि हब बना हुआ है मेडिकल टूरिज्म के लिए। तो उस चीज़ के अंदर हमें ऐड करने की ज़रूरत है एआई को। उससे होगा क्या दोस्तों कि हमारी जो एआई की जो हमारी इकोनॉमी है उसको तो बूस्ट मिलेगा ही। अराउंड 1 ट्रिलियन जो है हमारी इकोनॉमी के अंदर ऐड करेगा मेडिकल टूरिज्म। तो जब हम इतनी सब चीज़ों में ऑलरेडी आगे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है, हमारा इलाज इतना सस्ता है, टेक्नोलॉजी हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, वी हैव द बेस्ट डॉक्टर्स। तो इन सब चीज़ों में जब हम एआई को ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं बूस्ट तो करेगा ही हमारी इकोनॉमी को, लेकिन साथ साथ जो मेडिकल टूरिज्म है उसको बढ़ाएगा, हमारे फॉरेन रिजर्व को बढ़ाएगा और चीज़ों को आगे लेके बहुत आगे लेके जा सकते हैं। और एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट हम एज ए लीडर भी सामने आ सकते हैं। एआई टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर। फ्यूचर विजन हमारा जो है वो यही होना चाहिए कि हमको एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनना है मेडिकल फील्ड में लेकर। रिक्वायर्स प्रायोरिटाइजिंग कम्युनिटी हेल्थ, फॉस्टरिंग पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टिंग इनोवेशन एंड रिसर्च। डेफिनेटली दोस्तों, जहाँ हम आज खड़े हैं उससे हमको कहीं आगे जाना है। हमें उन सभी चीज़ों को लेकर मेडिकल फील्ड में कहा ना जैसे आपको कि हम ऑलरेडी मतलब चीप हमारा जो खर्चा है इलाज का वो तो कम है ही, लेकिन साथ साथ में हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हम सस्ते हैं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारे पास टॉप नॉच है, वी हैव द टॉप नॉच डॉक्टर्स, हमारे पास टॉप के डॉक्टर्स भी हैं। और लेकिन उसमें ऐड अप करने की ज़रूरत तो होती है। हम जैसे आज हैं वैसे अगले 5 साल में नहीं रह सकते हैं। वी हैव टू इवॉल्व। एआई का यूज़ करना, पार्टनरशिप्स करना, जैसे मैंने कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी ज़रूरी है। इन्वेस्ट करना इनोवेशन एंड रिसर्च के अंदर, तो जितना ज़्यादा हो सके हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कम्युनिटी हेल्थ को, क्योंकि जब हमारे खुद के ही लोग स्वस्थ नहीं होंगे तो वी डोंट हम इस बारे में नहीं सोचते कि हम किसी दूसरे को ठीक करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रायोरिटाइज करने को पड़ेगा कम्युनिटी हेल्थ को और एड अप करना पड़ेगा हमारे एआई सिस्टम के अंदर, ताकि हम हेल्थ केयर सिस्टम जो है एआई ड्रिवन उसके अंदर एज अ वर्ल्ड लीडर वो कर सकें। दोस्तों, ये था हमारा आज के दोनों टॉपिक्स जो आपको इजीली समझ में आए होंगे। एक तो हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और एक था हमारा पार्लियामेंट को लेकर। आई होप कि दोस्तों आपको दोनों चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने आपके लिए चीज़ें बहुत आसान करने की कोशिश करी है। नाउ लेट्स मूव टू अवर हेडलाइन सेक्शन वेयर हम बात करेंगे कि हम आज की जो टॉप हेडलाइंस है उन चीज़ों को लेकर। कमिटेड टू हेल्पिंग आर्टिसन सेज पीएम अनवील्स 13,000 करोड़ स्कीम। हाल ही के अंदर जो भारत मंडपम था ना दोस्तों, जहाँ पे G20 की समिट हुई थी, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो है एक नया हब तैयार किया है और 13,000 करोड़ का जो स्कीम है वो लॉन्च की है हेल्पिंग आर्टिसंस। आर्टिसंस दोस्तों वो लोग होते हैं जो हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं ना। जब हम बात करते हैं हैंडमेड मोजड़ी हो गई या अलग अलग डेकोरेटिव आइटम्स जो हो गए, जिनको कहते हैं ना कि आज पिछड़े हुए हैं जो लोग, जो ऐसे आर्टिसन जो ऐसे आर्टिस्ट जो आज भी मशीनरी की मदद से नहीं बल्कि अपने हाथों की कला से जो है वो चीज़ों को बनाते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने 13,000 करोड़ की जो स्कीम उसको लॉन्च किया है और कहा है कि दिस विल डेफिनेटली बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ दिस थिंग्स एंड ऑल्सो इन कंट्री। जो हमारे देश के अंदर इसका जो प्रचार है वो तो होगा ही, लेकिन साथ साथ में एक्सपोर्ट करने की बात भी बताई गई। आर्मी लाइकली टू इंडक्ट 114 धनुष गन्स बाय 2026 ऑफिशियल। धनुष जो है दोस्तों 114 धनुष गन जो है उनको इंडक्ट करने की ज़रूरत है 2026 तक, और इस चीज़ को लेकर ऑफिसर्स ने कहा है कि हम ऐसा करेंगे भी। धनुष गन्स जो होती है ना दोस्तों वो हॉविट्जर गन्स होती हैं। हॉविट्जर गन आपको समझाऊँ, वो आपने देखा होगा कई बार कि जब 21 तोपों की जब सलामी दी जाती है राष्ट्रपति को 26 जनवरी पे, तो उस टाइम पे जो तोप यूज़ होती है उसको बोलते हैं 114 धनुष गन्स। एक तरीके आपने देखा होगा 2 टायर्स होते हैं एंड देयर इज इट्स लाइक ए टैंक, स्मॉल टैंक, उस चीज़ को धनुष बोलते हैं। साथ ही में शांति निकेतन जो है उसको एज अ वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इंडक्ट किया गया है। शांति निकेतन दोस्तों जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो घर है वेस्ट बंगाल में, उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड अप किया है। दोस्तों आपने करेक्ट किया इस चीज़ को। मेरा जो सवाल था आज का वो इस चीज़ से रिलेटेड था कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपके शहर के अंदर, उन चीज़ों की लिस्ट बनाई है एंड देन अब हम आंसर जो है वो पुट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।
नीरज चोपड़ा ने फिनिश किया सेकंड इन द डायमंड लीग, और जो जेकब है वी है चेक रिपब्लिक के, वो है चैम्पियंस लीग के। जो डायमंड लीग थी ना दोस्तों अभी हुई थी, जिसके अंदर नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल भी जीता था पहले। लेकिन ओवरऑल जो जब बात आती है इसको ओवरऑल जब कंडक्ट हुआ या जब इसका फिनिश हुआ तो उसमें नीरज चोपड़ा ने फिनिश किया सेकंड, वहीं जेकब वी जो है चेक रिपब्लिक के वो आए हैं फर्स्ट एज अ चैम्पियन। बोपन्ना जो है रोहन बोपन्ना साहब जो हैं वो उन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस किया है अपना फ्रॉम डेविस कप। जो उनका लास्ट मैच था वो था मोरक्को के साथ, जहाँ पे इंडिया ने जीता एज अ टीम। तो रोहन बोपन्ना एज अ सीनियर प्लेयर टेनिस उन्होंने अपना हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस किया। तो दोस्तों ये थी कुछ हेडलाइंस आज की, जहाँ आई होप आपको चीज़ें समझने में आसानी हुई होगी। सो दैट्स ऑल, रैप अप टुडेज आवर एपिसोड। थैंक यू दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में अभी तक लास्ट तक बने हुए हैं, जैसा कि मैं आपको कहता हूँ हर बार, आप वीडियो को लाइक करना ना करना आपके ऊपर है, बट एट द एंड मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जब आप पूरा देखेंगे तो यू विल गेट द इनसाइट ऑफ एवरीथिंग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जो इन्फॉर्म रहना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को फॉर मोर सच कंटेंट। एंड या दैट्स इट, दिस इज रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, सी यू सून।